हेलो गाइस। आज मैं अपनी इस तर्ज की पहली वीडियो में एयरलिफ्ट के बंद हो जाने पर बात करूंगा कि ग्रोसरी डिलीवरी के स्टार्टअप एयरलिफ्ट का नाम हम लोगों के लिए कोई ऐसा अजनबी भी नहीं है, मगर अभी घरेलू सतह तक नहीं पहुंच पाया था कि कुछ नागुज़ेर वजूहात की बिना पर, जिनका जिक्र बाद में करूंगा, ये कंपनी बंद होने जा रही है आज, बल्कि उसका कल आखिरी दिन था। एयरलिफ्ट का नाम ज़्यादा मशहूर तब हुआ जब अगस्त 2021 में एयरलिफ्ट में $85 मिलियन की सीरीज़ बी की फंडिंग हुई। आप इन $85 मिलियन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगस्त में डॉलर रुपए की पैरिटी के मुताबिक ये 14 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इस ह्यूज सक्सेस से एयरलिफ्ट काफ़ी मशहूर हुई। काम की नौयत कुछ यूँ थी कि एयरलिफ्ट ने उबर की तर्ज पे एसी वाली बसों की ट्रांसिट बिजनेस से शुरुआत की, और जब इनका स्विवल के साथ, पंजाबी में कहते हैं, इट कुत्ते दा वैर किस्म का मुकाबला हो रहा था और दोनों पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे थे, एयरलिफ्ट ने कोरोना की वबा की वजह से लॉकडाउन होने से पहले ही ट्रांजिट बिज़नेस को बंद कर दिया और बिज़नेस को क्विक कॉमर्स की तरफ मोड़ दिया। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स की बहन, जिसमें 15 मिनट आधे घंटे तक डिलीवरी करनी होती है। और बहुत जल्द इस बिज़नेस मॉडल में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बढ़ाना शुरू कर दी कारोबार को भी साउथ अफ्रीका तक तोसी देने का मंसूबा भी उनका ना सिर्फ ज़ेर बहस आना शुरू हो गया, उन्होंने 3 डार्क साइट्स भी बना ली थी। एयरलिफ्ट के बारे में एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि ये पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने जा रहा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसको कहते हैं कि जब वैल्यूएशन $1 अरब की हो। और साथ ही ये बातें भी चल रही थी कि एयरलिफ्ट के नंबर्स फर्स्ट हैं, गड़बड़ है, जो कि वो इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं। कंपेरेबल बिजनेसेस में ये नंबर्स इस तरीके से नहीं आ रहे। अंदर खाने गड़बड़ की बात तो सीरीज़ बी फंडिंग के टाइम से ही चलना शुरू हो गई थी, मगर बिल आखिर 12 जुलाई को कंपनी ने ऑफिशियली ये बयान दे दिया कि आलमी कसाद बाजारी, रिसेशन और कैपिटल मार्केट्स की गिरावट की वजह से जो माशी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं, उनका एयरलिफ्ट पे तबाहकुन हद तक असर पड़ा है और नतीजतन कंपनी बंद किए बगैर चारा ही नहीं है। ये सब इतना अचानक भी नहीं हुआ, पहले से उसकी कुछ फीलिंग्स आ रही थी। फंडिंग की कमी के बायस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को पहले ही कम कर दिया था। मई के आखिर की बात है कि साउथ अफ्रीका को मुकम्मल पैकअप कर दिया था और पाकिस्तान में भी 8 शहरों से सिमट कर सिर्फ 3 शहरों तक महदूद हो गए थे, यानी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। साथ ही उन्होंने अपना स्टाफ बहुत कम कर दिया था, तकरीबन 30% से ज़्यादा उन्होंने स्टाफ फायर कर दिया था और अपने मार्जिनस भी बढ़ा दिए थे, डिलीवरी मार्जिन भी बढ़ा दिए थे। तो ये हुआ कि इनके साथ के $85 मिलियन में से भी इनको सिर्फ 34 या $35 मिलियन मिले। और इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि एयरलिफ्ट का माहाना खर्चा $5 मिलियन के करीब था। तो एक्चुअली देयर फंडिंग ड्राइड अप। थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इतनी ज़्यादा फंडिंग चाहिए क्यों होती है किसी भी स्टार्टअप को, जिसको वो कैश बर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि आपने मार्केट एग्जिस्टिंग प्लेयर से कैप्चर करनी होती है। कैप्चर शायद एक आसान वर्ड है, छीननी होती है। उसके लिए लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग और डिस्काउंट्स पर बेतहाशा पैसा खर्च होता है, जो कि सिर्फ रेवेन्यू से पूरा नहीं हो सकता। और चूँकि स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन नॉर्मल रेगुलर तरीके से नहीं होती, जिसको हम फ्री कैश फ्लो डिस्काउंटिंग कहते हैं, बल्कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू से होती है। लिहाजा बॉटम लाइन की तरफ उनका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता, तरजीह बिल्कुल नहीं होती। टॉप लाइन की तरफ यानी रेवेन्यू पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि सारी फंडिंग इस ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यूएशन पे मुनहसर होती है और जो कि रेवेन्यू से निकलती है। तो जैसे ही आलमी महंगाई बढ़ना शुरू हुई तो आलमी मार्केट्स गिरी और फंडिंग देने वाले वेंचर कैपिटल अदारों ने अपना हाथ खींच लिया। जब फंडिंग ना हो तो इतना बड़ा ऑपरेशन सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता, चाहे आप जैसी भी रिस्ट्रक्चरिंग करें, जो इन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं था। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस सारी एपिसोड से हमने सबक क्या सीखा। पहली बात ये कि इन्वेस्टर्स को अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हुए बिज़नेस के अंदर घुस कर समझना है, वो फिगर्स समझने हैं जो वो दे रहे हैं। स्टार्टअप की दी हुई फिगर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पहलू से भी परखना है, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट है पैसे लेना, और कोई और भी अगर साथ स्पॉन्सर है तो उनको बहरहाल ये देखना। ये सबसे बड़ा इसमें हमें सबक मिल रहा है। दूसरा ये कि स्टार्टअप का मवाजना बिल्कुल उस जैसी या किसी और रिलेटिवली कंपेरेबल बिजनेस से करना है, वरना नंबर्स ही समझ नहीं आएंगे कि जो ये नंबर्स बता रहे हैं वो इतने ऑथेंटिक हैं भी कि नहीं। तीसरा सबक हमने ये सीखा कि जब इन्वेस्टर्स डे टू डे बिज़नेस में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। स्पॉन्सर्स
یعنی کارپوریٹ گورننس پر دھیان دینا ہے اور کمپنی کو بھی اپنے بزنس پہ دھیان دینا ہے بنسبت کہ وہ انویسٹر کے فرمائشی پروگرام ہی پورے کرتے رہیں، جو کہ اس کیس میں ہوا بھی، اوبویسلی میں نام نہیں لوں گا۔ چوتھی وجہ کہ پاکستان کے مارکیٹ اور یہاں کے کنزیومر کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اندھا دھند دوسرے ملکوں کے کسی کامیاب آئیڈیا کو لے کر یہاں پر اسی آئیڈیا کو کاپی کر کے پیسوں کا ضیاع کیا جائے۔ پانچویں بات یہ کہ اس طرح کے سٹارٹ اپس میں کیش بنڈنگ ماڈل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس فنڈنگ کے لیے غیر مشروط کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کمٹمنٹ یہاں پر بھی تھی لیکن پیسے نہیں آئے، لیکن وہ غیر مشروط نہیں تھی۔ تو جب تک آپ کے پاس غیر مشروط فنڈنگ نہیں ہے اور آپ نے کیش برن کرنا ہے، جو کہ ان سٹارٹ اپس کا آپ سمجھ لیں بیسک یہ لوگ سمجھتے ہیں، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے نزدیک چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ وینچر کیپٹل کے انویسٹ کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے سارے رسک فیکٹرز خود ہی دیکھ لیے ہیں۔ آپ خود بھی کمپنی کو انالائز کر رہے ہیں، کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، تاکہ کوئی آپ غلط فیصلہ لینے سے بچ سکیں۔ ایئر لفٹ کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں اور ان کو کیسے ان سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے میں نے بہت سارے آن لائن مضامین سے مدد لی، جن میں سے سر فہرست پاکستان ٹوڈے میں تیمور حسن کے 2 مضامین تھے اور ڈیل اسٹریٹ ایشیا میں اریبہ شاہد کا ایک مضمون تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ بائے۔